हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके गॉसिप्स। मैं हूं सोनाली रामपाल और आज मैं आपके सामने लाई हूं पॉलिटी की एक और वीडियो। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि आपने वीडियोस डालना बंद कर दिया। डोंट वरी, वीडियोस डालना बंद नहीं करूंगी मैं, ना ही आपका सिलेबस जो है वो अनकवर्ड बचेगा। आपका सिलेबस आपके एग्जाम होने तक पूरा कवर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी, उसमें हमने राइट टू इक्वालिटी के सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आएंगे, आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में अगर कोई रीसेंट तो नहीं, जो भी अमेंडमेंट आई हैं वो भी मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी साथ में। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कौन सी राइट कहाँ से लिए ये बताएं। हर एक राइट का याद रखना आपको जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन मॉडल जो है उसे उठाया गया, वहीं से ली गई हैं, अमेरिका से बोरो की गई हैं। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है। सिर्फ जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली हैं, राइट्स कहाँ से ली हैं, ये आपको याद रखना है। हर एक राइट आपको याद नहीं रखनी कि कौन सी कहाँ से ली है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है वही मॉडल इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम कर रहे थे उन्होंने वही मॉडल लिया है। तो ये अमेरिका से बोरो की गई है। तो इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक राइट टू फ्रीडम, जिसमें हम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 तक जो है वो हमें कुछ ऐसी फ्रीडम्स या लिबर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं और ऐसी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत बेसिक हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो आर्टिकल 19 से 22 तक हैं, ये सारे आर्टिकल्स मिलकर फंडामेंटल राइट्स की एक बैकबोन बन जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो अब हम इन सभी आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो आर्टिकल 21A जो एक ऐड हुआ था एक अमेंडमेंट से, उसके बारे में भी, उसकी अमेंडमेंट को क्लियरली हम इसमें पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 की सबसे पहले हम बात करते हैं। आर्टिकल 19 हमें कुछ फ्रीडम्स देता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, freedom of movement, freedom to reside and settle in any part of the country, and freedom of profession, occupation, trade and business। अब इन सभी फ्रीडम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक और फ्रीडम थी, लेकिन वो 44th अमेंडमेंट में वो फ्रीडम हटा दी गई थी, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। अब इसमें हम सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम को पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19(1)A में दी गई है। और ये फ्रीडम जो है ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये वाली जो राइट है ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? ये एक ऐसा राइट है जिसमें एक इंसान को अपने जो भी व्यूज़ हैं, जो भी ओपिनियन है, जो भी सोच है उसकी, उसको एक्सप्रेस करने का ये हक होता है। हम अपना जो भी थॉट या ओपिनियन है वो बोलकर या लिख कर या प्रिंट करके या किसी भी मैनर में हम दूसरों के सामने अपना जो भी व्यू पॉइंट है वो रख सकते हैं। ये राइट जो है ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, याद रखिएगा। ये फॉरेनर्स को ये राइट नहीं दी जाती है। जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट होती है। ये राइट अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत रही थी कि हमारी राइट्स जो है कर्टेल हो रही है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइट है। इसका मतलब ये है कि आप अपने व्यूज़ जो हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के व्यूज़ भी सुन सकते हैं। दूसरे भी आपको अपने जो व्यूज़ हैं वो फ्रीली बता सकते हैं, इस पर किसी की रोक नहीं है। और सिर्फ बोलकर ही नहीं, आप लिखकर, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, किसी भी तरीके से अपने ओपिनियंस को, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है पहले वो बात करते हैं, और इस पे गवर्नमेंट कब कब रोक लगा सकती है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक फ्रीडम ऑफ प्रेस और एक राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
अगर हम यूएसए की बात करें, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से बोरो की गई हैं, यूएसए में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक सेपरेट राइट है, पर इंडिया में ये एक सेपरेट राइट नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में ही आती है। मतलब इसे एक सेपरेट राइट नहीं बनाया गया, इसे इसी के अंडर रखा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो इसमें आता क्या है कि इसमें राइट मिलता है, आप कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, उससे पहले किसी की भी परमिशन, कुछ भी प्रिंट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले आपको किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्री सेंसरशिप जो है वो प्रेस पे नहीं होगी। साथ ही साथ जितने चाहे उतने पेजेस आप न्यूज़पेपर के रख सकते हैं। न्यूज़पेपर की वॉल्यूम पे गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती है, ना ही उसकी सर्कुलेशन पे रोक लगा सकती है कि आप यहाँ अपनी न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। और साथ ही ना एक्सेसिव टैक्स लगा सकती है। जितना रीज़नेबल टैक्स है वो तो गवर्नमेंट लगा सकती है, लेकिन एक्सेसिव जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती। ज़्यादा टैक्स लगाने का मतलब होगा कि न्यूज़पेपर वालों पे बर्डन डालना, और फिर वो कम न्यूज़पेपर्स जो हैं वो दे सकें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस पे एक अटैक होगा। और कोई भी इनडायरेक्ट अटैक जो है वो गवर्नमेंट प्रेस पे नहीं कर सकती है। प्रेस को कुछ राइट्स इसीलिए देना ज़रूरी थे ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे। जो प्रेस वाले हैं वो अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है तो उसके अगेंस्ट कुछ लिख सके, इसीलिए सेंसरशिप हटाई गई। क्योंकि अगर सेंसरशिप होगी तो कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो सही न्यूज़ वो नहीं दे पाएगा। अगर कुछ भी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ आ रही है वो उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई प्री सेंसरशिप हटाई गई, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर हैं, वो हम एंड में इसके पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है। दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताई वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। अगर हमारे पास कुछ भी एक्सप्रेस करने का राइट है तो हमारे पास जानकारी लेने का भी राइट है। वो राइट जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पास हुआ था 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये आया था 2005 में। तो अगर इसका मतलब मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि गवर्नमेंट जो है उसके कामों में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और अकाउंटेबिलिटी हो। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास है उसके कोई भी सिटीज़न जाके उसके बारे में जान सके, उसके पास उसका एक्सेस हो। और अगर कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो राइट मतलब रिटर्न में या फिर किसी भी ऑनलाइन आप अगर एक एप्लीकेशन देते हैं और जितनी भी उसकी फ़ी है जो पे करते हैं तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो आपको उनको देनी पड़ती है। इस एक्ट के अंडर जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उनको वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सिक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे रॉ का ऑफिस हो गया या इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिस हो गए या फिर आर्मी से रिलेटेड हो गए, या कहीं भी जो सिक्रेसी गवर्नमेंट को मेंटेन करनी पड़ती है, बस वहाँ पे वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। और अगर वो आपकी किसी भी चीज़ की आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो अगर वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको रिफ्यूज़ कर देती हैं तो अथॉरिटीज़ को उसका प्रॉपर रीज़न देना पड़ता है। तो इस राइट के अंडर आपको इस एक राइट मिला जिससे कि हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से जान सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। इससे एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, उनको पता है कि पब्लिक जो है वो कभी भी इन्फॉर्मेशन ले सकती है, तो एक ओपननेस रहती है और वो जो काम है वो अच्छे से करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें हर एक चीज़ एक्सप्रेस करने का राइट देता है, बोलने का राइट देता है, बट साथ ही साथ चुप रहने का राइट भी देता है। राइट नॉट टू स्पीक, राइट टू रिमेन साइलेंट भी इसी के अंदर ही आता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। एक केस हुआ था जहाँ पे कुछ बच्चे थे जो जेहोवा बिलीफ के थे और उस जेहोवा बिलीफ में ये माना जाता है कि रिलीजियस जो चीज़ें हैं, प्रेयर्स हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं गाना है। तो वो बच्चे नेशनल एंथम जब भी स्कूल में होता था वो उस नेशनल एंथम को पूरे रिस्पेक्ट देते थे, बट वो गाते नहीं थे, तो स्कूल से उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। तो केरला हाई कोर्ट ने भी कहा कि उनका एक्सपल्शन जो था वो बहुत बिल्कुल ठीक था, सही ग्राउंड्स पे था, क्योंकि नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट हुई थी। लेकिन जब अपील सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन बच्चों ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, इसीलिए उनकी फंडामेंटल राइट जो है ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो राइट है वो यहाँ पे वॉयलेट हुई है, क्योंकि बच्चों के पास एक्सप्रेस करने का राइट है। तो
हर एक सिटीज़न के पास चुप रहने का राइट भी है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर कोई भी क्राइम नहीं किया, क्योंकि वो प्रॉपरली खड़े थे और नेशनल एंथम को उन्होंने कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं शो की। अगर आप कोई डिसरिस्पेक्ट शो करते फिर आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि मैंने कोई फंडामेंटल राइट नहीं वायलेट किया। पर हाँ, अगर कोई चुप है लेकिन प्रॉपरली रिस्पेक्ट शो कर रहा है तो फिर उसके पास ये राइट है कि वो चुप रह सकता है। साथ ही साथ इसमें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, वो है कि कोई भी इंसान अगर वोट देने जा रहा है, जिसने वोट देना है, वो अपने कैंडिडेट्स की जो हिस्ट्री है वो जान सकता है। जो भी उसने क्रिमिनल उसके रिकॉर्ड्स हैं वो जान सकता है। अभी रिसेंटली एक कोर्ट ने जो था इलेक्शन कमीशन को बोला था कि जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे इन फ्यूचर, तो वेबसाइट में आपने उनके बारे में सब कुछ डालना है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, या फिर आप देखते हैं कि उनके एसेट शो किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी इलेक्शन से पहले शो की जाती है। तो एक वोटर के पास हक होता है कि वो अपने कैंडिडेट के बारे में जाने, उसकी हिस्ट्री, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, या उसके एसेट्स, इन सब के बारे में जाने, ताकि वो जान सके कि वो सही इंसान को वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके अंदर जो और राइट्स आते हैं वो हैं कि जैसे साउंड पोल्यूशन के अगेंस्ट आपके पास राइट होता है कि अगर कोई साउंड पोल्यूशन कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। साउंड कोई ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक वगैरह लगा रहा है तो वो भी, उसके पास कोई ये राइट नहीं है कि वो कुछ भी अपनी चीज़ों को लाउड स्पीकर पे लगाए, वो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता। तो अगर कोई साउंड पोल्यूशन कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें दूरदर्शन के पास राइट्स आते हैं कि वो कोई भी मूवी दिखा सकते हैं अपने चैनल पर, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है। आपके पास अपना नेशनल फ्लैग उड़ाने का राइट है, या जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, स्ट्राइक्स करने का राइट तो नहीं है, लेकिन अगर पीसफुल कोई भी आप जैसे हड़ताल करते हैं अपने वर्क प्लेस के सामने या कहीं पे भी, वो अलाउड है, लेकिन वो पीसफुल होनी चाहिए। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में मना कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उन एरियाज़ में अगर आप हड़ताल वगैरह करें तो दूसरी पब्लिक को प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आप, तो आपके पास इस चीज़ का राइट है, लेकिन बंद रखने का या स्ट्राइक करने का आपके पास बिल्कुल भी राइट नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल ये वाली राइट जो है ये कब कब आपको नहीं मिलती है, इसके ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। हर सिटीज़न के पास राइट तो है कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, पर वो राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है, बट वो रिस्ट्रिक्शंस रीज़नेबल ही होने चाहिए। वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइडेड है वही रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन, अगर कुछ भी आप ऐसा बोलते हैं जो स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, या फिर इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, भाईचारा है, और जो इंडिया का सॉवरेनिटी है, मतलब कि इंडिया के पास जो पावर है वो अपने ऊपर, मतलब इंडियन स्टेट जो है वो अपने ऊपर खुद कंट्रोल कर सकती है, कोई और आके कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट हो, या फ्रेंडली रिलेशंस जो है इंडिया के दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसके अगेंस्ट आप कुछ बोल दें, या फिर कुछ ऐसा हो जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, शांति भंग करे पब्लिक की, या फिर कोई चीज़ जो डिसेंट नहीं हो, मतलब डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट हो, कुछ भी आप ऑब्सीन वल्गर कुछ प्रिंट छाप दें या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, या फिर किसी को कोई क्राइम करने के लिए भड़का रहे हैं, या फिर किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हैं, किसी को डिफेम कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिसपे आप कोर्ट के ऊपर कोई एलिगेशन ऐसी लगा रहे हैं जिससे कि कोर्ट को आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, या फिर सिडिशन कर रहे हैं। सिडिशन होता है जब भी कोई इंसान ऐसे वर्ड्स बोले, चाहे वो वर्ड्स वो बोल रहा है, लिख रहा है, या किसी साइन से या किसी भी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ ऐसा करे जिससे कि बाकी लोगों के दिल में जो भी हमारे गवर्नमेंट है, जो लॉ ने इस्टेब्लिश की है, उसके अगेंस्ट कोई भी नफ़रत पैदा करे या डिससेटिस्फेक्शन पैदा करे। ये इंडियन पिनल कोड के अंडर भी एक ऑफेंस है 124A के अंडर। तो सिडिशन जो है आप नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जिससे कि आप जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट लोगों के दिल में नफ़रत जगाएं। हाँ, कुछ अगर रीज़नेबल क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है उसका आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि आप पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों के दिल में नफ़रत या डिससेटिस्फेक्शन जगाएं। तो ये कुछ
रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर लगा सकती है हमारी गवर्नमेंट। तो अगर कुछ भी आप ऐसा करते हैं, इन सब में जो आता है, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास हक है कुछ भी बोलने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का। आपके पास राइट ज़रूर है, लेकिन उन राइट को इन ग्राउंड्स के बेसिस पे कर्टेल जो है वो किया जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगा सकती हैं। नेक्स्ट जो राइट आती है वो आती है फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो कि 19(1)(b) में है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में है। हर सिटीज़न जो इंडिया का सिटीज़न है उसके पास ये राइट है कि वो कहीं पे भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं और बिना वेपन्स के। याद रखें, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। इसमें हर एक सिटीज़न को ये राइट मिला है कि वो कहीं पे भी मीटिंग्स रख सकते हैं या फिर प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, यानी कि जुलूस निकाल सकते हैं या बारात निकाल सकते हैं, जनाजा निकाल सकते हैं। कुछ लोग इकट्ठे होकर असेंबल कहीं पे भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं रोकेगा अगर वो असेंबली पीसफुल है और बिना वेपन्स के है। तो इस पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पहली चीज़, पीसफुल होनी चाहिए। अगर आपकी असेंबली वायलेंट है फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास हक है, मेरे पास फ्रीडम है कहीं पे भी असेंबल होने का। या फिर आप अगर अनआर्म्ड नहीं है, आपके पास वेपन है, तो भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपके पास वेपन है तो आप बाकी लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए आप कहीं पे भी पीसफुली और बिना वेपन के असेंबल हो सकते हैं, लेकिन वेपन्स लेके नहीं या वायलेंट नहीं। साथ ही साथ इसमें क्लॉज 3 19 क्लॉज 3 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट जो है वो इस पे लगा सकती है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? जैसे पब्लिक ऑर्डर, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का ख़राब हो, शांति भंग हो, और कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। आप असेंबल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपकी असेंबली ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करे और पीस जो मेंटेन किया है उसको ख़राब करे या फिर इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट राइट आती है कि हर सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं चलती। साथ ही कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, इनके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। अगर किसी के पास हक नहीं है एसोसिएशन बनाने का, एसोसिएशन का काम क्या होता है? जैसे आप देखते हैं स्टूडेंट यूनियन है, टीचर यूनियन है, तो अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी आती है जो उनके प्रोफेशन में जो भी वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट है, तो फिर ये ट्रेड यूनियन उन चीज़ों को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है उनको चेंज करने के लिए। तो अगर ट्रेड यूनियन बनाने का किसी के पास राइट नहीं होगा तो फिर कोई उनके हक के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो हर किसी के पास राइट है यूनियंस बनाने का, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का, एसोसिएशंस बनाने का, साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का। और इसके अंदर एक और चीज़ भी आती है कि अगर किसी के पास एसोसिएशन बनाने का राइट है तो ये भी राइट है कि वो एसोसिएशन का पार्ट ना हो। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बार जैसे अगर टीचर्स की एसोसिएशन बनी है, उसमें उन सब ने बोल दिया कि जितने भी टीचर्स हैं उनको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई उस एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो उसके पास बिल्कुल राइट है कि वो उस एसोसिएशन का पार्ट ना हो। कोई भी ज़बरदस्ती किसी को उस प्रोफेशन में जो भी है उसको वो एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करवा सकता है। इसमें अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करे या इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो या मोरालिटी के अगेंस्ट हो। मैं आपको इसके एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, टेररिस्ट एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर और सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगा। वो लॉ एंड ऑर्डर को भी ख़राब करेगा और इंडिया की सॉवरेनिटी को भी कहीं ना कहीं हार्म पहुँचाएगा। तो ऐसी कोई भी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन आप नहीं बना सकते, आपके पास वो हक बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट राइट पे आते हैं, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। हर एक सिटीजन जो इंडिया का है उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी इंडियन स्टेट में जा सकता है और स्टेट के किसी भी पार्ट में जा सकता है। आपके पास ये हक है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कई बार कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अगर आप कोई जाएगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, जनरल पब्लिक को हार्म हो सकता है, या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको कुछ, उनके इंटरेस्ट को कुछ खतरा हो सकता है। तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है वो रोक लगा सकती है।
नेक्स्ट जो राइट आता है वो है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हर सिटीजन के पास ये हक है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकता है। कोई भी किसी सिटीज़न को रोक नहीं सकता कि आप यहाँ नहीं रह सकते, ये हमारी स्टेट है। कोई भी किसी भी स्टेट में जाके रह सकता है, लेकिन इस पर भी गवर्नमेंट जो है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा सकती है। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी घर नहीं बना सकता था, कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता था, तो ये कुछ अब तो चलो 370 हटने के बाद अब ले सकते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वहाँ के जो जनरल पब्लिक है उनके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे लॉज बना सकती है कि आप उस प्लेस में जाके नहीं रह सकते हैं। बट अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं और वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं। लास्ट जो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम आती है वो है कि इंडिया का कोई भी सिटीज़न जो है वो कुछ भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो चला सकता है। आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। इंडिया की किसी भी टेरिटरी में जाके आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। इस पे जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वो 19 क्लॉज 6 में प्रोवाइडेड है। अब इसमें कैसे लगा सकती है, जैसे कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया या एडवोकेट्स का प्रोफेशन हो गया या इंजीनियर्स का, कई अदर प्रोफेशंस हैं जिसमें एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप जाके ये नहीं बोल सकते कि बिना आप MBBS की डिग्री के आप जाके बोल दें मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मेरे पास फंडामेंटल राइट है कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन करने का, आप ये नहीं बोल सकते हैं। अगर उसके लिए स्टेट ने कोई प्रिस्क्राइब करी है क्वालिफिकेशन तो वो ज़रूरी है। या फिर कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो स्टेट ही चलाती है, जहाँ पे स्टेट की मोनोपोली होती है, जैसे ट्रेन्स हो गई। पहले प्राइवेट ट्रेन्स जो है, जो अभी भी जो ट्रेन्स हैं वो गवर्नमेंट के पास ही है। रेलवे का जितना भी काम है वहाँ पे प्राइवेट ट्रेन्स नहीं है। तो आप जाके ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी ट्रेन लाऊंगा क्योंकि मेरे पास राइट है। अगर स्टेट के पास उसकी मोनोपोली है, स्टेट वो ट्रेड या बिजनेस चला रही है जहाँ पे दूसरे सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को एक्सक्लूड किया गया है, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आएगा। साथ ही जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में भी स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 जो है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 20 पे, जो कि डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के साथ। ये राइट जो है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। आर्टिकल 20 जो भी पर्सन है जिनके ऊपर एक्विजिशन लगी है कि उन्होंने कोई भी क्राइम किया है, ये उनको कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शंस पढ़ने से पहले या इस आर्टिकल को अच्छे से समझने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये आर्टिकल किस किस को अवेलेबल है। जैसे हमने पिछला आर्टिकल पढ़ा था वो सिर्फ सिटीजन्स जो राइट्स थी पिछली वाली वो उनको अवेलेबल थी, लेकिन ये वाला जो आर्टिकल है ये सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, ये नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और ये पर्सन्स को भी अवेलेबल है। पर्सन्स यानी कि लोग तो इसमें आएंगे, साथ में इसमें कॉरपोरेशंस भी आएंगी, कंपनीज भी आएंगी। इसमें ये सबको ये राइट मिलती है। कंपनीज हो गई, कॉरपोरेशंस हो गई, सिटीजन्स हो गए, इंडिया के नॉन सिटीजन्स हो गए, फॉरेनर्स जो होते हैं, उन सबको जो है ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 के अंदर मिलती है। अब हम जानते हैं प्रोटेक्शन मिलती कौन सी है। सबसे पहले जो प्रोटेक्शन मिलती है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि एक इंसान को उसी ऑफेंस के लिए सज़ा मिले जो जिस टाइम उसने कोई एक्ट किया है, अगर वो उस टाइम ऑफेंस है। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लें आपने कोई एक्ट किया, वो आज की डेट में क्राइम नहीं है, लेकिन कल को कोई लॉ आ जाता है जिसके हिसाब से वो एक क्राइम है, बट आपने जो वो काम किया था तब वो क्राइम नहीं था, तो कल आपको इस चीज़ की सज़ा नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल डोरे प्रोहिबिशन एक्ट है जो 1961 में आया। तो अगर किसी ने 1960 में दहेज लिया या कुछ भी ऐसा किया जो उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्राइम है, तो 1961 में आप उस इंसान को सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि जब उसने वो क्राइम किया तब वो एक्ट क्राइम नहीं था। दूसरी जो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में प्रोटेक्शन आती है वो ये आती है कि अगर जब आपने कोई क्राइम किया उसकी सज़ा जो थी
वो अगर कम थी लेकिन बाद में वो सज़ा बढ़ गई, तो आपकी वो सज़ा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जब आपने वो क्राइम किया तब उसकी सज़ा कम थी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आती है कि अगर किसी चीज़ की सज़ा घट जाती है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन अगर बढ़ती है तो फिर आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है कि आपको, यानी एक्यूज्ड को, जिसने कोई क्राइम किया है, उसको उतनी ही सज़ा मिले जितनी जब आपने एक्ट किया तब लॉ में थी। नेक्स्ट ये जो प्रोटेक्शन देता है वो देता है डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी कहता है कि अगर कोई इंसान है जिसे कन्विक्ट कर दिया गया है, जिसका पूरा ट्रायल चला है, कोर्ट में केस चला है, और उसके बाद उसको कन्विक्ट करके पनिशमेंट मिल चुकी है, तो दूसरी बार उसको सेम एक्ट के लिए, सेम क्राइम के लिए, सेम ऑफेंस के लिए दोबारा उसका ट्रायल नहीं चलेगा, ना ही उसको दोबारा कोई सज़ा मिलेगी। तो मतलब एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। अगर एक क्राइम के लिए एक बार सज़ा मिल चुकी है तो वो काफ़ी है, 2 बार एक इंसान के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, उसे पनिश नहीं किया जाएगा। थर्ड जो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल, वो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आता है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड है, किसी पे भी चार्ज लगा है कि उसने क्राइम किया है, उसको कोई भी ये मतलब कंपेल नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती उसको ये नहीं कह सकता कि अपने अगेंस्ट आप एविडेंस दो, ऐसी स्टेटमेंट दो जिससे पता चले कि आपने क्राइम किया है। अगर वो एक्यूज चाहे तो वो चुप रह सकता है, कोई भी उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि वो अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे, ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे पता चले कि उसने क्राइम किया है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट अपनी मर्जी से देता है, फिर वो ये नहीं कह सकता कि मतलब मेरे को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो आपने मर्जी से दिया है। लेकिन ज़बरदस्ती उस एक्यूज्ड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकलवा सकती है स्टेट, यानी कि उसको अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है। बस यही था आपका आर्टिकल 20। इसके नेक्स्ट आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल 21, 21A और 22 कल की वीडियो में कवर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।